हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट पार्ट 3, यानी कि कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ हम पढ़ेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप हमारी इस पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं, जिससे हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है और आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप जितनी भी पुरानी वीडियोज हैं उन सभी को देख सकें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि जो आपका तो 2013 में पूछा गया था। उसमें कहा कि इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज V is equal to Vm sin omega t, drawing a plot showing the variation of current I with angular velocity frequency omega for two different resistance R1 and R2, जहाँ पर R1 R2 से बड़ा होगा। Write the condition under which resonance takes place, for which out of the two curves a sharp value of resonance is produced. Define Q factor of the circuit and give its significance। ठीक है, तो 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आया। तो इस सबसे पहले जो हमने को दिखाना था इसमें कि कर्व कैसे होंगे। तो दो जो कर्व होंगे, R1 का कर्व और R2 का कर्व, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगला है कि greater is the value of Q, sharper is the resonance, therefore resonance is sharper for R2, यानी कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी Q की उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस शार्प होगा, इसलिए जो रेजोनेंस R2 का होगा शार्प होगा, क्योंकि हमारा R2 बड़ा है, R2 छोटा है। ठीक है, और B and D ऑलरेडी शोन इन नोट्स। ठीक हो गया। अब अगला है क्वेश्चन, द फिगर शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ L is equal to 5.0 हेनरी, कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट। सबसे पहले निकालना है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है और द करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आरएमएस पोटेंशियल। सबसे पहले तो वी नॉट इक्वल टू 1/√LC होता है। तो एल कितना देगा 5, सी कितना देगा 80, तो 1/5 × 80, यानी कि 5 × 400 1/20, यानी 550 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आई नॉट निकाला था, तो वी नॉट अपॉन आर 240 140 इक्वल टू 6 एम्पियर आ गया। अब वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स होता है, तो आई नॉट अपॉन 2 इंटू एक्स, सबकी वैल्यू रख दी हमने, तो वी आर एम एस आपका आ गया 4.22 9/4 वोल्ट। ठीक है, अब लास्ट है कि डिफाइन क्वालिटी फैक्टर और उसके साइन यूनिट लिखो। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो वेबर L पर R। ठीक है, इट्स डायमेंशन आर डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, इट इज डिफाइन, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेशियो होगा ओमेगा L अपॉन R, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। और जिसके जो डायमेंशन होती है वो कोई कुछ भी नहीं होती है, यानी कि डायमेंशनलेस होता है, जितनी भी डायमेंशन होती है वो आपस से कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है, डायमेंशनलेस। अब अगला है पावर इन एन एसी सर्किट पावर फैक्टर। कंसीडर अ सीरीज आरएलसी सर्किट विद अ वोल्टेज सोर्स V is equal to V naught sin omega t. Let current in the circuit be I equal to I naught sin omega t plus phi. We know that I naught equal to V naught upon Z, phi is equal to inverse XC minus XL upon R. Therefore, the instantaneous power supplied by the source is P is equal to VI is equal to V naught sin omega t multiplied by T naught sin omega t plus phi. ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2, ये हो जाएगा। ठीक है, आपका जो मेन फॉर्मूला था वो अब यहाँ से ये हो जाएगा, तो आपको इसको याद कर लेना है। फिर आता है उसके बाद एवरेज पावर वाला टॉपिक आता है। अब एवरेज पावर क्या होता है, देखो, द एवरेज पावर ऑफ द टाइम डिपेंडेंट टर्म इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी जीरो, हैंस द एवरेज पावर, यानी कि जो टाइम डिपेंडेंट टर्म होगी कंप्लीट साइकिल में वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा एवरेज पावर है वो क्या हो जाना है, पी इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस फाई और वी नॉट अपॉन √2 मल्टीप्लाई आई नॉट अपॉन √2 कॉस फाई। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले से ज़्यादा जो यहाँ पर लिखा है, इस वाले फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका फॉर्मूला है वो यहाँ है, वी नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 मतलब कॉस फाई। ठीक है, अब वी नॉट अपॉन √2 क्या होता है, वी आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 क्या होता है, आई आर एम एस। तो आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई लिख सकते हो। ठीक है, अब वी इज इक्वल टू आई जेड हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो, आई स्क्वायर जेड कॉस फाई। ठीक है, वी की जगह आई जेड रख दो तो आई स्क्वायर जेड कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको क्या होगा, पेपर में आसानी हो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका जहां पर cos फाई क्या है, पावर फैक्टर होगा सर्किट का। ठीक है, अब केस 1 है रेजिस्टिव सर्किट। इफ द सर्किट कंटेन्स ओनली प्योर आर इट इज कॉल्ड रेजिस्टिव। अगर सर्किट में सिर्फ प्योर आर होगा तो वो रेजिस्टिव होता है। फॉर विच अ सर्किट फाई इज इक्वल टू 0 cos फाई इज इक्वल टू 1, और एक सर्किट के लिए फाई इक्वल टू 0 है तो cos फाई इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ये आपको पता ही है। ठीक हो गया ये। और फिर है देयरफॉर देयर इज मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जब फाई यानी कि जो फाई है वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि पाई/2 हो जाएगा, तो cos फाई 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0।
अब देखो इसमें हमने आए हम केस 3 में एलसीआर सीरीज सर्किट। इन एलसीआर सर्किट पावर इज गिवन बाय वीआरएमएस इक्वल टू आरएमएस कॉस फाई, जानते हैं आप। सो फाई में बी नॉन जीरो इफ आरएलसी और आरएल और आरसी सर्किट्स है, ठीक है। आरएलसी यानी कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। आरएल मतलब इंडक्टर और रेजिस्टर। आरसी मतलब रेजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट्स, ठीक है। वे इवन हियर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली अक्रॉस आर के अक्रॉस क्या होती है, पावर बनती है, ठीक है। कई फॉर्मूला क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रेजोनेंस पे क्या होगा, जब फाई जीरो है तो कॉस फाई वन है, तो बी इक्वल टू आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक। अब इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं वो है, इन अ सीरीज एल आर सर्किट एक्सएल इक्वल टू आर, जो इंडक्टर है वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है रेजिस्टेंस के बराबर है, एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट भी P1, ठीक है। व्हेन अ कैपेसिटर विद कैपेसिटी such that XL equal to XC is put in series, the power factor becomes P2, calculate the P1 ratio, P1 by P2 निकालना है, ठीक है। अब P1 equal to cos फाई होता है R1 अपॉन जेड। अब जेड की जगह क्या लिख दिया इन्होंने, R अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट 2 यहाँ से आ गया, ठीक है। अब P2 इक्वल टू cos फाई होता है, तो cos फाई इक्वल टू R अपॉन आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको पूरा सोल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू कितना है आपका 1:2, यानी कि 1:2 हो गया आपका इसका फाइनल आंसर, ठीक है, 1:2। एलसी पढ़ रहे थे कि अब एलसी ऑस्किलेटर होता है क्या है। वी नो दैट अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर क्या है, आपस में कुछ ना कुछ एनर्जी अपने इसमें रखते हैं, इंक्लूड कर रखते हैं या फिर स्टोर करते हैं। कंसिडर कैपेसिटर सी, हमने माना कि कैपेसिटर सी है, इनिशियली चार्ज क्यू नॉट, जिसमें चार्ज क्यू नॉट है, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर एल, इस ए कनेक्टेड है एल इंडक्टर से। एज इज द सर्किट इज कंप्लीटेड, जैसे कि हमको बताया अब सर्किट कंप्लीट हो गया, दोनों को सीरीज में लगा के करंट बिगिंस टू फ्लो द सर्किट एंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेज। अब इसमें करंट फ्लो होने लगी और जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो कम होने लग गया। लेट क्यू एंड आई बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द करंट इन द सर्किट रिस्पेक्टिवली। अब हमने मान लिया कि जो क्यू होगा कैपेसिटर का चार्ज होगा और आई जो होगा करंट सर्किट का करंट होगा, ठीक है। लेंज लॉ और किरचॉफ्स लॉ को यूज करके हमारा आया क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। अब हम माइनस डी क्यू बाई डी टी आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, तो हमारा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एल सी डॉट क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो हमारा आता है डी स्क्वायर सी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये आया हमारा। उसके बाद हमने क्या किया, वी सी द चार्ज इज ऑस्किलेटिंग एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इज, हमने देखा कि जो चार्ज है ऑस्किलेट कर रहा है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी और ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ठीक है। अब क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, ठीक है। अब फाइव क्या हो गया 0, तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी हो गया। अब आई इक्वल टू इतनी वैल्यू होती है तो आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा डब्ल्यू, ठीक है। अब नोट क्या है, सिंस सर्किट हैज नो डेसिपेटिव एलिमेंट, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर उस पर कोई डेसिपेटिव एलिमेंट ही नहीं है तो जो टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी। अब आता है उसके बाद विजुअलाइजेशन ऑफ एलसी ऑस्किलेशन, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है, एट टी इक्वल टू 0 द चार्ज ऑन ऑस्किलेटर इज क्यू, यानी कि टाइम 0 पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो क्यू होगा और जो करंट होगा सर्किट में वो 0 होगा, ठीक है। हेंस देयर इज नो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, तो एनर्जी कोई भी स्टोर नहीं होती है इंडक्टर में। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और इसके बाद जो टोटल एनर्जी होगी कैपेसिटर की वो होगी कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है, ठीक। उसके बाद आया क्या कहते हैं, जब व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, यानी कि जब स्विच को बंद किया गया है, द करंट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द सर्किट, यानी कि अब करंट क्या होगा, शुरू होने लग जाएगी, ठीक है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर hence the electric energy starts decreasing and then some energy gets stored as magnetic energy in the inductor। अब जो चार्ज होगा किस पे, इंडक्टर पे, वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी कैपेसिटर पे वो कम होने लग जाएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी इंडक्टर पे, ठीक है। अब इफ एट टाइम टी करंट इज आई देन द मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर जो कुछ टाइम पे जो करंट होगी वो आई होगी, उस पर तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी, स्टोर हुई होगी, ठीक है। एट टाइम टी टी बाई 4 करंट रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। टाइम टी बाई 4 पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचती है। All the energy is stored as magnetic energy and the capacitor has no charge and no energy। सबसे पहले जब टाइम 0 पे जो करंट नहीं थी तब क्या था, सिर्फ कैपेसिटर के पास एनर्जी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। अब टाइम टी पे टी बाई 4 मैक्सिमम वैल्यू है, तो अब सारी जो एनर्जी है वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है और जो कैपेसिटर है उसके पास कुछ भी ना ही चार्ज है ना ही कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बची है। एज द करंट कंटिन्यूज टू फ्लो इट अगेन स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैपेसिटर इज अगेन फुल्ली चार्ज्ड एट t इज इक्वल टू टी बाई 2, और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होती है जब तक जो चार्ज कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज्ड ना हो जाए, ठीक है, बट इन द अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है।
अपोजिट पोलैरिटी में। फिफ्थ पॉइंट है दिस होल प्रोसेस रिपीट्स इटसेल्फ टिल द सिस्टम इज रिवर्टेड टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि जो ये पहला सिस्टम था उसी तरीके से जब तक लास्ट सिस्टम नहीं हो जाता तब तक ये इस प्रोसेस को क्या करा जाता है, रिपीट किया जाता है, और जो एनर्जी ऑस्किलेट होती है वो कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच में होते रहती है। This oscillation can be compared to that of block connected to a spring, यानी कि d square x by dt square plus omega square x is equal to 0, तो therefore E is equal to minus L d square q by dt square और force is equal to m d square x upon dt square, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो हमारा W नॉट है वो अंडर रूट k by m, जहाँ पर k की स्प्रिंग कांस्टेंट है। कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस वी सी दैट L is homologous to mass m, L है is a measure of resistance to change in the circuit in the current, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी हो गया, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। आई अपॉन सी इज एनालोगस टू के, द कांस्टेंट के इक्वल टू एफ एक्स टेल्स अस द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली आई बाई सी इज इक्वल टू वी बाई क्यू टेल्स अस द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टोर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द अबव डिस्कशन इज नॉट रियलिस्टिक बिकॉज एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस कॉजेस डैम्पिंग ऑफ चार्ज एंड करंट व्हिच कॉजेस द ऑसिलेशन टू डाई अवे। इवन इफ द टोटल रेजिस्टेंस इज जीरो द टोटल एनर्जी विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर टोटल रेजिस्टेंस जीरो भी हुआ तो टोटल एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके बाद वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रेडिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, इसका मास m होता है, इसमें इंडक्टेंस L होता है, फोर्स कांस्टेंट K होता है और रेसिप्रोकल कैपेसिटेंस 1/c होता है, डिस्प्लेसमेंट x इसमें चार्ज q होता है, वेलोसिटी है इसकी और इसकी करंट इतनी होती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी कि इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो इतनी होती है, और जो टोटल एनर्जी Q इक्वल टू हाफ q स्क्वायर c प्लस हाफ L t स्क्वायर होती है, ठीक है। अब आता है हमारा ट्रांसफार्मर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, पेपर्स के लिए और एमसीक्यूज के लिए भी, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि स्टेप अप कितना वोल्टेज हो रहा है, स्टेप डाउन अल्टरनेटिंग वोल्टेज कितना हो रहा है, उसको पता करने के लिए जो हमें यूज होता है वो होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। कंस्ट्रक्शन, अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल्स इंसुलेटिंग फ्रॉम ईच अदर, यानी कि अब एक ट्रांसफार्मर है जिसमें दो सेट ऑफ कॉइल होते हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। दे आर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ये वाउंडेड होते हैं, ईदर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर और ऑन सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर, यानी या तो फिर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर सेपरेट ऊपर लिपटे हुए होते हैं या फिर अलग अलग लिम्ब में क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द कॉइल्स नोन एज द प्राइमरी कॉइल हैज N1 टर्न्स एंड द अदर कॉइल कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल हैज N2 टर्न्स, यानी कि एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। प्राइमरी कॉइल में N1 टर्न्स होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में N2 टर्न्स होते हैं। यूजुअली प्राइमरी कॉइल इज फॉर इनपुट एंड सेकेंडरी कॉइल इज फॉर आउटपुट, यानी कि कह रहे हैं कि अब जो यूजुअली सेकेंडरी कॉइल इनपुट होती है और जो प्राइमरी कॉइल इनपुट होती है और सेकेंडरी कॉइल क्या होती है, आउटपुट होती है, ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, प्राइमरी कॉइल ये है और जो सेकेंडरी यानी कि आउटपुट वाली ये है, ठीक है। अब है वर्किंग, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यह भी कह रहे हैं कि जब एक अल्टरनेटिंग करंट को प्राइमरी कॉइल में डालते हैं तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन। द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द कॉइल सेट्स अप एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड हेल्प्स अल्टरनेटिंग करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, यानी कि अब म्यूचुअल इंडक्शन के कारण अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है प्राइमरी कॉइल में एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या कर देता है, जनरेट कर देता है, ठीक है। और हेंस अल्टरनेटिंग करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या करता है, बना देता है। हमने माना कि वी assume that the coils have no resistance and entire flux of the primary coil is linked with the secondary coil। हमने माना कि जो कॉइल्स है उनमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है और जो टोटल फ्लक्स है वो प्राइमरी कॉइल का वो लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल के साथ, ठीक है। देयर इज नो फ्लक्स लीकेज, और उसमें कोई भी फ्लक्स खत्म नहीं है, कहीं पर से लीक भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है, ठीक है। और फ्राडे लॉ के अकॉर्डिंग द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन N1 टर्म्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू माइनस N1 d∅ by dt। उसी तरीके से था ईएमएफ इंड्यूस्ड इन N2 टर्म्स क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू माइनस N2 d∅ by dt। अब E1 आपका V1 है और E2 V2 के बराबर है, तो V1 एंड V2 आर द पोटेंशियल अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल रिस्पेक्टिवली, तो V1 इक्वल टू इतना और V2 इक्वल टू इतना हो जाना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो V1 बाई V2 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, डिवाइड d∅ by dt से d∅ by dt कैंसिल आउट, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू Ny बाई N2, ठीक है। यानी कि अगर आपको पोटेंशियल दिया है V1 का और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं और V2 का पोटेंशियल दिया है तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स निकालना, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अब हमने एज्यूम किया कि देयर इज नो पावर लॉस, तो V1 इक्वल टू V1 I1 इक्वल टू V2 I2, तो ठीक है। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, यहाँ से भी आ गया, ठीक है। अब V2 अपॉन V1 होता है, V2 अपॉन V1 ये उल्टा हो जाएगा तो N2 अपॉन N1 I1 अपॉन N2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये दो फॉर्मूले रिलेटेड हो गए आपस में। द प्राइमरी एजम्पशन क्या होगा, ठीक है, द प्राइमरी
रेजिस्टेंस द करंट इज स्मॉल, यानी कि जो प्राइमरी रेजिस्टेंस होगा करंट का वो छोटा होगा। एंटायर फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, देयर इज नो फ्लक्स लीकेज। हमने जो पढ़ा था कि जो सारा फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल का, उस सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा और उसमें कोई भी लीक नहीं हो रहा होगा। द सेकेंडरी करंट इज स्मॉल। ठीक। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल, सच अ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यानी कि जब सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल, तब हम कहेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है। स्टेप डाउन, इफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा हो जाएंगी, जब प्राइमरी कॉइल के ज्यादा होंगे सेकेंडरी कॉइल से, तब हम कह देंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। फिर आता है एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, फैक्टर अफेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को खराब करते हैं? अगला है, फर्स्ट है फ्लक्स लीकेज, यानी कि फ्लक्स का जब लीक हुआ। द कंप्लीट फ्लक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैन नॉट बी लिंक्ड, देयर आर ऑलवेज सम लीकेजेस, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल्स ओवर वन अनदर। ये कह रहे हैं कि जो कंप्लीट फ्लक्स है, ठीक है, यानी कि जो कंप्लीट फ्लक्स होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का, कैन नॉट बी लिंक्ड, यानी कि पूरा का पूरा 100 बिल्कुल एग्जैक्ट 100% लिंक नहीं कर सकते। कह रहे हैं कुछ ना कुछ हल्का सा लीक हो ही जाता है, बहुत कम मात्रा में जो होता है वो लीक होता है, लेकिन कुछ ना कुछ लीक हो ही जाता है। ठीक है। इसको हम कम तब कर सकते हैं जब हम इसको क्या करें, एक दूसरे से विंडिंग कर दें, दोनों कॉइल्स को आपस में क्या कर दें, विंड कर दें। ठीक है। फिर अगला है रेजिस्टेंस ऑफ द विंडिंग्स। द विंडिंग्स हैव सम रेजिस्टेंस व्हिच कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब जो वाइंडिंग करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल को, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से कुछ और एनर्जी लॉस हो जाती है इन द प्रोसेस ऑफ हीट के फॉर्म में। दे आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स। अब इसको कम करने के लिए हमें मोटे मोटे तार यूज करने पड़ते हैं। फिर आता है एडी करंट्स। द अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूसेस एडी करंट एंड कॉजेस लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट। ठीक है। अब यानी कि जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो एडी करंट इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी एज हीट होती है। ठीक है। अब फिर आता है उसका अगले बात आता है हाइस्टेरिसिस। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंस नहीं हो रहा है तो हाइस्टेरिसिस। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इज कंटिन्यूसली रिवर्स्ड बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो कोर होगा मैग्नेटाइजेशन का वो रिवर्स किया जाएगा अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, विच कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू हाइस्टेरिसिस। इट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मटेरियल्स ऑफ लो इंटेंस हाइस्टेरियस लॉस। यानी कि अब इसको हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स के साथ जिनका क्या है, लो हाइस्टेरियस लॉस है। ठीक है। उसके बाद है यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। कहाँ यूज होते हैं भाई? द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी कि बड़े बड़े स्केल में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफर होता है उसे हम किससे करते हैं, ट्रांसफार्मर से ही करते हैं। ठीक है। देन सोर्स वोल्टेज इज स्टेप्ड अप टू रिड्यूस करंट एंड हेंस मिनिमाइज 12 आर लॉसेज। ठीक है। यानी कि जो सोर्स वोल्टेज है उसको स्टेप अप किया जाता है, जिसकी वजह से करंट को कम किया जाए और लॉसेज को कम किया जाए। एट द पॉइंट ऑफ कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन करने के टाइम पे, ठीक है, द वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन टू अबाउट 240 वोल्ट विच रिड्यूसेस आवर ठीक है। अब हमारा जो वोल्टेज होता है स्टेप डाउन होने की वजह से 240 तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो कम हो जाता है। ठीक है। एफिशिएंसी क्या होगी? इट इज द रेशियो ऑफ यूजफुल आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। अब एफिशिएंसी है कि इन आउटपुट पावर को जब इनपुट पावर से डिवाइड करोगे तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वही हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर होगी। तो दोस्तों ये सब था आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के साथ, कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। ठीक है। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी है, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप समय बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।